गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 2 अप्रैल पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर द हिंदू पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं उसको हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप जो करंट अफेयर्स हैं उसको अच्छे से कवर कर रहे होंगे, बिकॉज आप जानते हैं कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन और पार्ट ऑफ योर अपकमिंग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स के अंदर करंट अफेयर्स का पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन इस एरिया से पूछे जाते हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे @prince_लूथरा के ऊपर पूछ सकते हैं। जल्दी से टॉपिक देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ट्रेड रिलेशंस के बारे में जानेंगे, ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे, एआईएम प्राइम, ईसीएलजीएस 3.0 के बारे में डिस्कशन करेंगे, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को डिस्कस करते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे चलेंगे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 के बारे में जानेंगे, के शेप रिकवरी क्या होती है इसको भी जानेंगे। इकोनॉमी का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमने यू शेप, जे शेप रिकवरी सबके बारे में सुना है, इवन एल शेप के बारे में भी देखा है। नाउ के शेप इज अ न्यू कॉन्सेप्ट एटलीस्ट हमारे लिए, जिसको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इन्फ्लेशन टारगेट्स के बारे में जानेंगे और सीईसीपीए अग्रीमेंट जो है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, नाउ मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था एक, जो हमारी टेक्स्ट बुक के ऊपर क्लास चल रही थी, कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि मॉक टेस्ट दे रहे हैं। और वहां पर जो लाइव ऑडियंस थी उसमें सिर्फ मुझे 3 या 4 ही ऐसे जवाब मिले जिसमें एस्पिरेंट्स ने ये कहा कि मॉक टेस्ट सीरीज को वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर आप 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं या 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, इट रियली डजंट मैटर कि आज आप मॉक दें या ना दें, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप सच में ही 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं और सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। बिकॉज मैं तो आपको शुरू से ही कहता हूं कि पूरे साल आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए, लेकिन अब 2021 में पूरा साल तो आपके पास बचा नहीं है, सिर्फ कुछ महीने ही बचे। तो मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे जरूर लगाने ही लगाने, और एटलीस्ट 50 मॉक टेस्ट जरूर लगा के जाएगा। मतलब आपको 2 अलग अलग सीरीज को लेना पड़ेगा, 2 अलग अलग सोर्सेज की सीरीज को लेना पड़ेगा और जिसको आपको बैठ के सोल्व करना पड़ेगा। 2022 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं यही कहूंगा कि जब प्रीलिम्स एग्जाम हो जाता है उसके बाद आप अपने अपकमिंग 2022 के प्रीलिम्स के लिए अपने मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि 2021 के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी जून के अंदर अपना एग्जाम देने जा रहे हैं, अब उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा कि अभी भी वो मॉक टेस्ट का वेट करें। अभी अप्रैल शुरू हो चुका है और आपको डेली बेसिस पे मॉक लगाना चाहिए, और डेली नहीं तो कम से कम ऑल्टरनेट डेज के ऊपर तो मॉक लगाना चाहिए। जैसे कि अगर आप अप्रैल 1 को एक मॉक लगाते हैं तो अप्रैल 2 को उसे एनालाइज कर लीजिए, अप्रैल 3 को एक मॉक और लगाइए, अप्रैल 4 को उसे एनालाइज कर लीजिए। तो इस तरीके से ऑल्टरनेटिव डेज के ऊपर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, और डेली भी लगाना चाहे इवन दैट विल बी अ गुड स्ट्रेटजी। लेकिन अभी आप इसको डिले नहीं कर सकते, और इसी चीज की वजह से ही नाउ यू कैन एनरोल इन द मॉक टेस्ट सीरीज। इसका प्राइस 1999 रखा गया था, लेकिन आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि इसके प्राइस को थोड़ा सा कम कर दीजिए। सो इसको सीधा ही 50% कम कर दिया गया है, ताकि ये चीज आप एनरोल करके जो आपके मॉक टेस्ट है वो आप लगा पाए। 35 मॉक टेस्ट इसके अंदर दिए गए हैं। मुझे सच में जब मेरे को ये चीज पता चली कि आप में से काफी सारे लोग मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, वो चीज अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाना काफी जरूरी होता है अपकमिंग एग्जाम के लिए। सो यू कैन गो एंड अप्लाई द कोड मॉक 50 कोड को यूज करिएगा और इस टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लीजिएगा। सिर्फ एनरोल ही नहीं करना है। देखिए, एनरोल करने के लिए अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप सच में अगर टेस्ट देंगे तभी इसके अंदर एनरोल करें, और अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग को भी जरूर देखें। मॉक टेस्ट दीजिए एक दिन और अगले दिन उसे एनालाइज करिए, बिकॉज अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप अपनी प्रिपरेशन को नॉन सीरियस मैनर में लें। अब सिर्फ आपके पास 85-90 डेज का टाइम ही रह गया है, और इसमें आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल ही सीरियस तरीके से होनी चाहिए। मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे तो आप एक तरीके से क्राइम कर रहे हैं। मॉक टेस्ट लगाना प्लीज जल्दी से शुरू करें। जल्दी से अपने मार्क्स को, टारगेट को सेट करें, कितना टारगेट आप लेके चलेंगे। देन विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, 6 से ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट होते हैं देन यू विल बी इन द सेफ जोन। लेस देन 6 में आप डेंजर जोन में होंगे, तो कोशिश करिएगा एक्सीलेंट ब्रैकेट में आने का, नहीं तो कम से कम सेफ जोन में आने की कोशिश जरूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को लेकर है। वैसे अगर क्वेश्चन मेंस के अंदर पूछा जाता है तो इजी हो जाता है काफी आंसर करना है इसको, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ जो इंट्रिकसीज हैं दोनों रिलेशंस के बीच में, दोनों कंट्रीज के रिलेशंस के बीच में, वो आपको पता होनी चाहिए। इंडिया हैज अ ट्रेड सरप्लस विद पाकिस्तान। क्या इंडिया ट्रेड सरप्लस में पाकिस्तान के साथ, या फिर क्या इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड करता भी है या नहीं, ये आपको देखना है यहाँ पर। पाकिस्तान इंपोर्ट्स कॉटन एंड शुगर फ्रॉम इंडिया। पाकिस्तान भारत से कॉटन और शुगर को इंपोर्ट करता है। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, देखिए हुआ क्या था 2019 के आसपास, जब हमारी गवर्नमेंट ने जो आर्टिकल 370 से अमेंड किया था और जेएनके को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया था, और जब हम अभी तक इसको जम्मू एंड कश्मीर को एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया कहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो अनसर्टेनिटी बनी रहती थी। यहाँ पर वो पूरा डायनेमिक्स ही हमारी गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया था। ठीक है, तो वहां पर जब आर्टिकल 370 के अंदर अमेंडमेंट किया गया तो पाकिस्तान ने क्या किया,
इस चीज से दुखी होकर उन्होंने इंडिया के साथ जो भी वो ट्रेड किया करते थे, यूजुअली कॉटन और शुगर को इंपोर्ट किया करते थे, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, 2019 में ऐसा किया गया, लेकिन 2021 में पाकिस्तान को समझ में आया कि ऐसा करने से कुछ होगा नहीं, तो बेसिकली एटीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान इंडिया को कि हम आपसे ये चीजें इंपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, इवेंचुअली उनको यही चीजें दोबारा से इंडिया से इंपोर्ट करनी पड़ी, और अभी पाकिस्तान ने क्या किया है, दोबारा से कॉटन और शुगर को इंडिया से इंपोर्ट करने के लिए अलाउ कर दिया है, अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 साल पहले जो डिसीजन लिया गया था उसे यहाँ पे रिवर्स किया गया पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, पाकिस्तान इंपोर्ट कॉटन एंड शुगर फ्रॉम इंडिया, बिल्कुल ठीक हो जाता है। इंडिया का ट्रेड सरप्लस है पाकिस्तान के साथ, बिल्कुल है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो उनका हमारे साथ ट्रेड डेफिसिट कैसे हो सकता है। तो यस, हम ट्रेड सरप्लस में, हम यहाँ पे सरप्लस के अंदर है, तो यस, इंडिया का जो ट्रेड है वो सरप्लस में पाकिस्तान के साथ। ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि हम क्या इंपोर्ट करते हैं, क्या एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रेड सरप्लस किसके फेवर में है, पाकिस्तान ने अगर पहले इंपोर्ट कर रहा था कॉटन और शुगर, उसको कैंसिल किया तो क्यों किया, दोबारा से रिवर्सल लिया तो क्यों लिया, ये सब चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। वैसे चांसेस कम है मेंस के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने की, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बारे में सभी को पता होता है, लेकिन यस, प्रीलिम्स के अंदर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। How, as per Freedom in the World Report, how India is categorized as? तो इंडिया का रैंक क्या दिया है फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट के हिसाब से? क्या इंडिया फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है, पार्टली फ्री है, या फिर रिलेटिवली फ्री है? जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा, फिर डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। चलिए, तो पार्टली फ्री है। कुछ दिन पहले हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था और कहा था कि कई बार रैंकिंग्स जो होती हैं वो भी मैनिपुलेशन उसके अंदर किया जाता है। तो जब भी आप इस तरीके की रैंकिंग देखिए, 2-3 चीजें जरूर देखिएगा कि सोर्स क्या है, कि वो रिपोर्ट लाई किसके द्वारा गई है, वो किस कंट्री की एजेंसी है जिसके द्वारा उसको लाया गया है, क्योंकि ये सब चीजें काफी जरूरी है। मैंने आपको बताया था कि इवन एज एन आईएफएस ऑफिसर आपको ये सब चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे आंसर आपका सी है, लेकिन मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूँ वो यहाँ पर सिविल सर्वेंट बनने की बात के लिए दे रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा होगा, रिपोर्ट्स जो है ऐसी एजेंसी लाएंगी जिनका मकसद ही आपकी कंट्री को एक तरीके से बुरी इमेज के साथ दिखाना है। ठीक है, आपकी इमेज को डाउनग्रेड करना है। सेकंड, एजेंसी किस कंट्री के अंदर है, क्या वो पाकिस्तान की एजेंसी है, क्या वो यूएस के अंदर है, वो चाइना के अंदर है, तो उनके अपने अपने मोटिव हो सकते हैं इस तरीके से चीज करने के लिए। तो आई एम नॉट सेइंग अबाउट दिस पर्टिकुलर रैंकिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द रिपोर्ट्स, ऑल द इंडेक्सेस, कि हर किसी की जो वैधता होती है, वैलिडिटी होती है, वो एक जैसी नहीं होती है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो कि यस, बिना किसी बायस के बनाई जाती है, लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स दुनिया के अंदर ऐसी बन रही हैं जिसके अंदर किसी ना किसी कंट्री को टारगेट किया जा रहा है। और वैसे भी आप जानते हैं कि इंडिया जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो इंडिजिनाइजेशन की बात करी जाए, 2 वैक्सीन बना दी हमने, पूरी दुनिया को अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जब भी कोई ऊपर जाने लगता है, ऊंचाइयों को छूने लगता है, ये आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखेंगे, तो लोग जो हैं उनको नीचे लाने वाले काफी ज्यादा आने लग जाते हैं। ठीक है, जब तक कोई कंट्री स्टैटिक रहती है या कोई भी इंडिविजुअल ज्यादा अपनी लाइफ में तरक्की नहीं कर रहा होता है, तब तक नोबडी केयर्स। ठीक है, कोई बंदा स्टैटिक है या कोई कंट्री स्टैटिक है, ज्यादा लाइफ में ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, लेकिन जैसे ही कोई कंट्री या कोई इंडिविजुअल तरक्की करने लगता है, तो बहुत सारे लोग उसको नीचे करने के लिए, डिफेम करने के लिए पहले से ही तैयार खड़े हो जाते हैं। ठीक है, सो यही चीज हमारी कंट्री के साथ भी हो रही है, तो ध्यान रखिएगा जब भी इस तरीके की रिपोर्ट्स आती हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। यहां पर हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एम प्राइम को लेकर है, पूछा गया है एम प्राइम जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एटीएल के द्वारा, अटल टिंकरिंग लैब के द्वारा, मीटी के द्वारा, नीति आयोग या डीएसटी के द्वारा? ये एम प्राइम क्या है मैं आपको बताऊंगा, बट पहले आप क्वेश्चन का आंसर करें। चलिए देखिए, एम मतलब अटल इनोवेशन मिशन, और यहाँ पे प्राइम की फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स ऑन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, सो एम प्राइम जो है नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। इट इज एन इनिशिएटिव टू प्रमोट एंड सपोर्ट साइंस बेस्ड, देखिए सिर्फ स्पेसिफिक की बात करी जा रही है यहाँ पे, साइंस बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है, वो बात बिल्कुल ठीक है। लेट मी राइट इट, जस्ट लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है, लेकिन साइंस बेस्ड डीप टेक, साइंस बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इंडिया के अंदर एम प्राइम को लाया जा रहा है, और ये लाया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि ECLGS 3.0 को लेकर है। पूछा गया ECLGS 3.0 के बारे में बताएं, कौन सी स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग जो है इन तीनों में से ECLGS 3.0 के अंदर कवर है? ECLGS क्या है, अगर आपको यही पता होगा
तभी आप बता पाएंगे कि इसमें टूरिज्म कवर है कि नहीं है, हॉस्पिटैलिटी कवर है कि नहीं है, लीजर कवर है कि नहीं है। लेकिन अगर आपको ईसीएलजीएस के बारे में ही नहीं पता है तो यहाँ पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना मुश्किल हो जाएगा। सोचिए। चलिए देखिए, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से काफी नुकसान हुआ है सर्विस सेक्टर को, आप जानते हैं, जिसमें टूरिज्म भी है, हॉस्पिटैलिटी भी है, लीजर एंड स्पोर्ट्स भी है। तो इसी चीज की वजह से ही ईसीएलजीएस जो है, दैट इज इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसको लाया गया था और इसके वेरियस वर्जन्स लाए जा चुके हैं। पहले ईसीएलजीएस आया, फिर ईसीएलजीएस 1.0 आया, ईसीएलजीएस 2.0 आया और अब ईसीएलजीएस 3.0 को लाया गया है। और इसको 30 जून 2021 जब आपका एग्जाम होगा उसके बाद तक 30 जून 2021 तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। और यहां पे ये कहा गया है कि इस एरिया के अंदर हम 3 लाख करोड़ रुपीस जो है उसे इशू करेंगे, ठीक है। तो ये चीज भी इसके अंदर बताई गई है। अगर हम ईसीएलजीएस की बात करें, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, दोबारा से बता देता हूं, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ठीक है। तो इसके अंदर टूरिज्म सेक्टर भी शामिल है, हॉस्पिटैलिटी भी शामिल है और लीजर एंड स्पोर्ट्स भी शामिल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दिस इज पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट जो कि ईसीएलजीएस से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, कौन सा कथन आपका सही है। इसे 2006 में पहली बार पब्लिश किया गया था, इस रिपोर्ट को, हो सकता है इसे आईएमएफ के द्वारा रिलीज किया जाता है, मे बी। द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वालिटी इज एनश्राइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के अंदर भी जेंडर इक्वालिटी की बात करी गई है। सोचिए। चलिए, तो रिसेंटली जो रैंकिंग है उसे रिलीज किया गया है और यहाँ पे इंडिया का जो रैंक है वो कुछ खास नहीं है, रादर लेस देन एवरेज ही है। 140 अमंग द 156 कंट्रीज यहाँ पे जो रैंक है वो दिया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है इसको निकाला गया, ठीक है। 2020 मतलब पिछले साल की बात करें तो हमारा रैंक 112 था, 112वीं पोजीशन पे थे और इस बार रैंक जो है वो काफी हद तक गिर चुका है और हम 112वीं से 140वीं पोजीशन पे आ चुके हैं। तो क्या इसे पहली बार 2006 में पब्लिश किया गया था? तो यस, ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। और जैसे ही मैंने आपको कहा कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला जाता है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वालिटी इज एनश्राइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स प्रीएम्बल। तो यस, प्रीएम्बल के अंदर भी आप देखेंगे तो इक्वालिटी की बात करी गई है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। इवन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स हो, डीपीएसपीज हो, वहां पर भी जो इक्वालिटी है उसकी बात करी गई है। तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहां पर कुछ और चीजें देखते हैं क्योंकि 156 कंट्रीज जो हैं उनकी प्रोग्रेस देखी गई है। इसके अंदर मैं जो आपसे चाहता हूं कि आपको और भी चीजें पता होनी चाहिए वो है इसके पैरामीटर्स, ठीक है। क्योंकि एग्जाम के अंदर पैरामीटर्स भी पूछे जा सकते हैं, किन के बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पे 4 डायमेंशंस हैं या 4 पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे ये रैंकिंग को कैलकुलेट किया जाता है। पहला इसके अंदर आता है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ठीक है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बेसिस बनता है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी से पूरे तरीके से कहते हैं, जहां पे हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं कि क्या मेल फीमेल दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन है और दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। देन आता है एजुकेशन अटेनमेंट, ठीक है, क्या दोनों जो है मेल फीमेल दोनों ही एजुकेशन को अटेन कर पा रहे हैं। तीसरा आता है हेल्थ एंड सर्वाइवल, हेल्थ के जो प्लस या कहें बेनिफिट्स हैं वो दोनों को मिल पा रहे हैं या फिर वहां पर डिफरेंशिएशन देखा जाता है। फिर है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, क्या पॉलिटिकल स्पेस के अंदर दोनों मेल फीमेल को बराबरी का जगह जो है वो मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही, ठीक है। और इसको एक कंटिन्यूम 0 से 1 का एक कंटिन्यूम होता है, इसके ऊपर ये जो है पूरा मेजर किया जाता है। इसके अंदर हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर 1 हो सकता है, मिनिमम आपका 0 होता है। अगर किसी कंट्री का स्कोर 1 या इसके आसपास का, इट मींस वहां पे इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। अगर 0 या इसके आसपास का है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। आपको क्या लगता है इंडिया का स्कोर कहाँ होगा? ऑफ कोर्स यही इसके आसपास का ही होगा क्योंकि रैंक उतना अच्छा नहीं आया। तो आंसर हमारा यहाँ बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज अभी भी आपके पास टाइम बचा है कि आप इसके अंदर एनरोल करके जो आपके लेक्चर्स हैं, बिकॉज उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, वो आप कर सकते हैं। और यस, आखिरी के जो आपके 85-90 डेज हैं उसको प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं, बिकॉज आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो सभी यहाँ पर कवर हो जाएंगे और आपका जो स्कोर है उसको आप 30 to 40 का मार्क्स का जो बूस्ट है वो दे पाएंगे थ्रू दिस कोर्स। सो इसको आप एनरोल कर सकते हैं exam.netmoc.com के ऊपर। सिमिलरली आप 200 डेज की सीरीज के लिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा।
सो यू कैन लाइक एनरोल इन दिस सीरीज फॉर द नेक्स्ट ईयर, और अगर आप 3 घंटे डेली दे सकते हैं तो आप 200 डेज की सीरीज के अंदर भी एनरोल करके जो इसमें पूरा एरियाज हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया गया, वो इसमें आप कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करें तो बहुत अच्छी बात है, मिशन यूपीएससी 2022 एंड मिशन यूपीएससी 2023 भी अवेलेबल है, जिनमें आप एनरोल करके तैयारी अपनी करना शुरू कर सकते हैं। मैं यही कहूंगा कि अगर आप नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि अपकमिंग किसी महीने के अंदर मैं उस पर्टिकुलर डेट पे तैयारी करना शुरू करूंगा, क्योंकि वो डेट कभी नहीं आती। हम हमेशा ये सोचते हैं कि फ्यूचर में इस दिन से हम तैयारी करना शुरू करेंगे और काफी ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। यहां पर टाइम नहीं वेस्ट करना है आपको, जब भी आपको शुरू करना है उसको आप जल्दी से जल्दी कोशिश करें शुरू करने की, और एनसीईआरटी से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लेकर है। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज करी जाती है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर पीछे एक रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन किया, उसको लेकर ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है और कौन कौन सी रिपोर्ट लेके आता है वो पूछा गया है। क्या एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इन्हीं के द्वारा लाया जाता है, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट WEF के द्वारा लाई जाती है, ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स जो है इनके द्वारा लाया जाता है, जल्दी से बताएं, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अलोंग विद इनसीड और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अलग अलग रिपोर्ट्स को लेकर आता है, ठीक है। लेकिन अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें, अभी भी हमने डिस्कशन किया था यहां पर, जस्ट लेट मी गो लिटिल बिट बैक, यहां पर या सो दिस रिपोर्ट ऑफ ग्लोबल जेंडर गैप कौन लेके आया था, बताएं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, राइट। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लेके आया है, और इसी के तरीके से एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स हो, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट हो, या ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स हो, ये भी कौन लेके आता है, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही लेके आता है। लेकिन मैंने जैसे ही आपको बताया कि इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अकेले ना सही, लेकिन इनसीड और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जो भी हमने पीछे डिस्कस करी है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, एंड देन ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ठीक है, ये भी लेके आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सारी रिपोर्ट्स जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लाई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 एंड 20। सो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है प्रेजेंट पॉलिसी जो है वो फोर्स में आई 1 अप्रैल 2020 को, हो सकता है वैलिडिटी जो है 5 साल की है, पॉसिबल है, एग्जम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ IGST एंड कॉम्पनसेशन सेस इसमें दिया जाता है इंपोर्ट्स के ऊपर, अगर वो करे गए हैं EPCG ऑथराइजेशन के अंदर या फिर एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर। सोचे क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20, तो यहीं से पता चल जाएगा 2015 से 20 की बात करी जा रही है, 5 साल का जो आपका वैलिडिटी होगा, ये आपकी स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। लेकिन फोर्स में क्या 2020 में आया होगा, नहीं, क्योंकि 2015 से 20 है तो कहीं ना कहीं 2015 में ही आया होगा, तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। तो अप्रैल 1 2015 को ये फोर्स में आ चुका था, तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड आपकी करेक्ट है, लेकिन यस इसके अंदर IGST और कॉम्पनसेशन सेस का एग्जम्पशन मिलता है अगर इंपोर्ट इसके अंदर किया गया है तो आंसर हो जाएगा सी। मैं आपको बस यही बताना चाहता था कि कई बार क्वेश्चन में से भी आपको एक या दो स्टेटमेंट्स के आंसर मिल जाते हैं अगर आप ध्यान से उस चीज को समझ के पढ़ते हैं तो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो दिस इज द इंफोग्राफिक। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट के शेप रिकवरी, और पूछा है के शेप रिकवरी के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। तो हमने यू शेप, वी शेप, डब्ल्यू, एल शेप, इन सब रिकवरीज के बारे में पढ़ा है। अब हम के शेप के बारे में भी जान लेते हैं। इट इंक्लूड्स यूनिफॉर्म रिकवरी अक्रॉस द सेक्टर, हर सेक्टर के अंदर यूनिफॉर्म रिकवरी इसके अंदर देखी जाती है। अ के शेप रिकवरी लीड्स टू चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस इसके थ्रू आ जाते हैं। सोचे, चलिए देखिए, रिपोर्ट आई है अभी इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2021 टुवर्ड्स पोस्ट कोविड-19 रेजिलिएंट इकोनॉमीज के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक UNESCAP जिसको कहा जाता है, इसने भी अपनी एक रिपोर्ट को यहाँ पे रिलीज किया है। तो अलग अलग रिकवरीज की बात हुई थी कि कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं जो कि वी शेप रिकवरी कर रही हैं, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि एल शेप में हैं, कुछ डब्ल्यू शेप कर रही हैं, कुछ यू शेप कर रही हैं। तो यहाँ पे के शेप के बारे में भी बात हुई। अगर हम के की शेप देखें किस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके से, राइट। यहां पे देखिए एक बार,
सो हेयर यू विल सी द शेप ऑफ के, कुछ के जैसा ही दिख रहा होगा आपको, राइट। तो इसमें क्या है कि आपके कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं इकोनॉमी के वो जो अच्छे से रिकवर करते हैं, ठीक है। ये एवरेज अगर जीडीपी है, ये दिस इज द एवरेज जीडीपी की लाइन। तो पहले आपकी बिजनेस साइकिल की पीक यहाँ थी, फिर कोविड आया, कोविड की वजह से ये डाउनग्रेड हमें देखने को मिला। उसके बाद कुछ सेक्टर्स तो अच्छे से रिकवर कर गए, लेकिन कुछ सेक्टर्स अच्छे से रिकवर नहीं कर पाए। सो यूनिफॉर्मिटी जो थी वो अक्रॉस द सेक्टर्स नहीं देखी गई, राइट। तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट इंक्लूड्स यूनिफॉर्म रिकवरी अक्रॉस द सेक्टर, ये इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी जो है वो सभी सेक्टर्स में नहीं देखी जाती। कुछ सेक्टर्स रिकवर कर जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ सेक्टर्स रिकवर कर जाते हैं, कुछ सेक्टर्स रिकवर नहीं कर पाते, इसी वजह से के शेप बन जाता है। और यस, इससे जो है आपकी जो इकोनॉमी होती है उसके स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो के शेप रिकवरी के बारे में बेसिक जानकारी होना काफी जरूरी है, ये आप इमेज को याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। व्हाट इज द इन्फ्लेशन टारगेट सेट बाय इंडिया? तो इजी क्वेश्चन है वैसे तो, और हो सकता है आपको बाकी सभी एग्जाम्स के अंदर भी ये देखने को मिले, लेकिन ये काफी बेसिक क्वेश्चन होते हुए भी बहुत सारे लोगों को हो सकता है ना पता हो। ये बेसिक जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि मेंस के अंदर भी इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वहां पर कहीं ना कहीं आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी डिसाइड किया है कि वो अपने इन्फ्लेशन टारगेट्स को रिटेन करके रखेंगे। अब जब मैं कहता हूं कि रिटेन करके रखेंगे, ये आपको एक हिंट देना चाहिए, इस चीज से आपको एक हिंट मिलना चाहिए। रिटेंशन का मतलब ये है कि पहले भी यही टारगेट था, जो आपने न्यूज में डेफिनेटली पढ़ा होगा, बहुत बार ये न्यूज़पेपर में दिया होता है, इकोनॉमिक सेक्शन में भी, और इवन आपके जो आर्टिकल्स आते हैं, ओपिनियंस आते हैं, आपके जो ओपन एड वाला पेज होता है वहां पर ये चीजें दे रखी होती है। तो आपको बताना है कि कितना टारगेट हमने सेट किया है, और इसका टॉलरेंस बैंड अगर आपको पता है तो वो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी तब्दीली नहीं करी गई है, कोई चेंज नहीं किया गया है, इसी वजह से ये सेम रहने वाला है। जल्दी से बताएं। चलिए देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो आरबीआई की है, फॉर द कमिंग 5 इयर्स उन्होंने अपने इन्फ्लेशन टारगेट को यहाँ पे 4% ही रखा है, और इसमें आप जानते हैं जो बैंड होता है ±2% का लिया जाता है। मतलब ये आपका 2 to 6% में वेरी करता है, 4 ±2 की बात करें, लेकिन जो टारगेट है वो आपका 4% का ही आता है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अर्लियर आरबीआई इन इट्स करेंसी एंड फाइनेंस आरसीएफ रिपोर्ट के अंदर 2020-21 में ऑल्सो उन्होंने रेकमेंड किया था, अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले हमने भी डिस्कस किया था कि 4% को ही रेकमेंड किया गया है आरबीआई के द्वारा। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। दिस इज द इंफोग्राफिक जो कि आप पढ़ सकते हैं इसको लेकर। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, रिसेंटली इंडिया ने सीईसीपीए को बेसिकली फोर्स में लाया गया है। ये अभी लास्ट मंथ ही एक कंट्री से साइन किया गया था, एक मोर स्पेसिफिकली एक अफ्रीकन कंट्री से साइन किया गया था। आपको बताना है कि उस कंट्री का नाम क्या है। क्या मॉरिशस से हमने लास्ट मंथ ये एग्रीमेंट साइन किया था जिसको अभी रिसेंटली फोर्स में लाया गया है, या फिर कोंगो से किया था, मेडागास्कर से किया था, या साउथ सुडान से किया था? सोचे। चलिए, तो सीईसीपीए जो है ये 1 अप्रैल 2021 मतलब कल से ही फोर्स में आया है, और इसे मॉरिशस के साथ हमने फरवरी के अंदर साइन किया था। ये चीज ध्यान रखिएगा। आप एक बार लोकेशन देख लीजिए मॉरिशस की कहां पर लोकेट करती है। सीईसीपीए की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, इट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ठीक है, इंडिया और मॉरिशस के बीच में एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो आ चुका है, और दिस इज द लोकेशन ऑफ मॉरिशस। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अभी 2 मिनट के अंदर पूरे लेक्चर को रिवाइज करते हैं, फिर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के क्वेश्चन को देखेंगे, और ये हमारी एक्टिव रिवीजन रहने वाली है। सो बी रेडी टू गिव द आंसर्स। जल्दी से बताएं मुझे, पाकिस्तान के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है या ट्रेड सरप्लस है? जल्दी से बताएं। और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान हमसे इंपोर्ट करता है, ये भी बताइएगा। तो ट्रेड सरप्लस हमारे फेवर में है, और यहाँ पे कॉटन और शुगर जो है वो पाकिस्तान हमसे इंपोर्ट करता है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट एज पर फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, इंडिया को कैसे कैटेगराइज किया गया, पार्टली फ्री कैटेगराइज किया गया, ध्यान रखिएगा। देन मैंने आपको ये भी बताया था कि जो रिपोर्ट है इसके जो बैकग्राउंड्स है वो जरूर देख लिया करिए। देन एम और प्राइम के बारे में डिस्कशन हुआ था, कौन लेके आया? नीति आयोग लेके आया है। और अटल इनोवेशन मिशन, एम प्राइम प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स ऑन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो साइंस विद डीप टेक स्टार्टअप जो है उनको हेल्प करने के लिए इसे लाया गया है। देन मुझे ECLGS 3.0 के बारे में बताएं, कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर इसको लाया जा रहा है, क्या टूरिज्म में लाया जा रहा है, हॉस्पिटैलिटी में, लीजर में? जल्दी से बताएं। तो ECLGS 1.0, 2.0, 3.0 को लाया गया है, और यहाँ पे 3 लाख करोड़ जो है वो डिसबर्समेंट करना है, और खासतौर पे सर्विस सेक्टर को आगे लाने के लिए, जो कि कोविड की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हमने देखा था ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को। आप मुझे बताएं ये कौन लेके आता है? फर्स्ट
पब्लिश करी गई थी रिपोर्ट 2006 में, ठीक है, मान लिया मैंने, लेकिन रिपोर्ट को लेके कौन आता है ये आप बताइएगा। यस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको लेकर आता है, और प्रीएम्बल हो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो, फंडामेंटल राइट्स हो, डीपीएसपीज हो, वहां पर भी इक्वालिटी के बारे में मेंशन किया हुआ है। इसके मैंने कुछ पैरामीटर्स बताए थे, आपको याद आ रहे हैं पैरामीटर्स? क्योंकि पैरामीटर्स भी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल, मैं लिख देता हूं एक बार, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ठीक है, तो पॉलिटिकल एरिना के अंदर इक्वालिटी है कि नहीं है, हेल्थ एंड सर्वाइवल, हेल्थ के अंदर है कि नहीं है, एजुकेशन अटेनमेंट, एजुकेशन में है कि नहीं है, एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक एरिना में है कि नहीं है, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पे क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज को आप जरूर एनरोल कर लीजिएगा, और यहाँ पे जो आपके डेज इसके अंदर दिए हैं उनके असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। आपका जो पूरा यूपीएससी का सिलेबस, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगी, ताकि अपकमिंग एग्जाम के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। और अभी जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इस सीरीज को करने के बाद जो मॉक टेस्ट है उसमें आपके 30 to 35 मार्क्स का एक इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में पूछा था, इनके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट्स को लाया जाता है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स, ये तीनों ही यहाँ पे लाई जाती हैं। और इनसीड और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के द्वारा कौन सी रिपोर्ट लाई जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर, उसके नाम मुझे जल्दी से बताएं। यस, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। देन क्वेश्चन नंबर 7 में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 5 सालों की वैलिडिटी थी, और एग्जामिशन की बात करी थी, और ये कब आई थी फोर्स के अंदर, 1 अप्रैल 2015। चलिए, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 8 में देखा था के शेप रिकवरी, जल्दी से बताएं के शेप रिकवरी में क्या होता है, सिंपली बताएं। कुछ सेक्टर्स तो रिकवर कर जाते हैं, कुछ सेक्टर्स रिकवर नहीं कर पाते, ठीक है। चलिए, फिर हमने इन्फ्लेशन टारगेट के बारे में बात की थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अगले 5 सालों के लिए कितना टारगेट करके चले हैं वो यहाँ पे जल्दी से बताएं। 4% का और +-2 का टॉलरेंस बैंड जो है वो इसको दिया है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन में सीईसीपीए के बारे में डिस्कशन हुआ था मॉरिशस के साथ, इसे फोर्स में लाया गया है 1 अप्रैल 2021 को, और साथ ही साथ जो अब एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट लाइक सिचुएशन जो है वो दोनों कंट्रीज के बीच में अब एग्जिस्ट किया करेगी। चलिए, 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखते हैं जो आप कमेंट सेक्शन में भी आंसर करेंगे। व्हाट इज इन्फ्लेशन टारगेटेड बैंड ऑफ एमपीसी? एमपीसी ने अभी इन्फ्लेशन टारगेट किया है, मैंने आपको परसेंटेज बताई थी, लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको बैंड भी बताया था, तो पूरा बैंड मुझे यहाँ पे बताइएगा, इन्फ्लेशन टारगेट बैंड कितना है। नहीं पता तो वीडियो में उस जगह पे जाके जहाँ पे हमने इकोनॉमी का क्वेश्चन डिस्कस किया था उसको आप देखकर इस आंसर को दे सकते हैं। मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंस में आपको आंसर करना है व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिवाइव द सर्विस सेक्टर। नाउ यूपीएससी आस्क समटाइम्स वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो यहाँ पे इकोनॉमी की रिकवरी की बात नहीं करी है, यहाँ पे सिर्फ सर्विस सेक्टर, इकोनॉमी के अंदर एक पार्ट है सर्विस सेक्टर आपका है, उसकी रिकवरी की बात करिए। पोस्ट कोविड एरा, ड्यूरिंग द कोविड एरा किस तरीके से इस रिकवरी को किया गया ये आपको बताना है, क्या क्या नई स्कीम्स लाई गई हैं वो आपको बताना है। इंटरव्यू का क्वेश्चन देख लेते हैं। शेल वी एक्सपोर्ट शुगर एंड कॉटन टू पाकिस्तान इवन व्हेन इट सस्पेंडेड द सेम इन 2019? 2019 में पाकिस्तान ने कॉटन और शुगर का जो ये इंपोर्ट किया करते थे उसे सस्पेंड कर दिया था, लेकिन अब दोबारा से मांग रहे हैं हमसे, तो क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये आपको बताना है। सिंपली करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, दोनों को आपको जस्टिफिकेशन यहाँ पे देना पड़ेगा। चाहे तो इनका आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं, नहीं तो दीज आर द ग्रुप्स जो कि टेलीग्राम ग्रुप्स हैं आपके। मेंस का ग्रुप यहाँ पर है, इंटरव्यू का ग्रुप भी अवेलेबल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर अपने अपने आंसर को सबमिट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे इवेल्यूएट भी करवा सकते हैं। वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि मॉक टेस्ट देना काफी जरूरी है, आप मॉक टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लीजिएगा, मॉक 50 इज द कोड। लेकिन अगेन वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, सिर्फ एनरोलमेंट के लिए एनरोलमेंट नहीं करना है, इवन तो 50% डिस्काउंट यहाँ पर है, आपको डेली बेसिस पर, एटलीस्ट ऑल्टरनेट बेसिस पे, ऑल्टरनेट डे बेसिस पे आपको इन टेस्ट को करना भी है, अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग देखनी है, अपनी गलतियां जरूर पकड़ में आपकी आनी चाहिए। जब आप एनालिसिस करेंगे, 2 घंटे का पेपर आप देते हैं कोई बात नहीं, उसको एनालिसिस करने में कम से कम 3 घंटे का टाइम लगाएं, देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, उनके गलत होने का रीजन क्या था, क्या मिसरीडिंग की वजह से गलत हुए या फिर कोई और कारण था, क्या आपने जल्दी जल्दी में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को ही नहीं समझा या कोई और रीजन था, नॉलेज गैप की वजह से क्वेश्चन गलत हो रहा है या किस वजह से गलत हो रहा है, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप मॉक टेस्ट को देना शुरू करते हैं और साथ ही साथ उसको एनालाइज करना शुरू करते हैं। तभी उसी चीज को ध्यान में रखकर इसका जो प्राइस है, सिर्फ इसी सीरीज का जो प्राइस है उसे 50% डिक्लाइन किया गया, ताकि एटलीस्ट आप अभी इसमें एनरोल करा के अपने मॉक टेस्ट को देना शुरू करें। अब और फर्दर डिले करने का टाइम हमारे पास नहीं है, क्योंकि अब प्रीलिम्स के लिए उतना ज्यादा टाइम बचा ही नहीं है।
जो लोग 2022-23 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो वेरियस कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं। इवन 100 डेज का जो कोर्स है वो भी आप एनरोल करा सकते हैं। इसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो सभी यहाँ पर कवर हो जाएंगे। चलिए, यहाँ पे जल्दी से अपने मार्क्स लिख दीजिए। अभी कितना कितना आपने टारगेट सेट किया था, कितना कितना स्कोर किया है। और अगर 6 या 6 से ज्यादा किया, ऑफ कोर्स यू आर इन द सेफ जोन। जब सेकंड या थर्ड टाइम जब आप देखेंगे इस लेक्चर को, तो अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि नोट्स आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के अंदर भी। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।